नमस्कार दोस्तों, सोनी विजन लीगल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे फेमस ट्रेडमार्क डिस्प्यूट की केस स्टडी लेकर आया हूं, साइकिल वर्सेस साइकिल। अब हुआ क्या था, मैं आपको इसके अंदर बताता हूं। साइकिल अगरबत्ती एक ब्रांड चल रही थी और साइकिल माचिस एक ब्रांड चल रही थी। अब जो बंदा माचिस बेच रहा था ना, उसने क्या करा, देखा कि साइकिल की अगरबत्ती बहुत अच्छी बिकती नाम से, मैं इसके ब्रांड नेम को कॉपी कर लेता हूँ। 1948 में प्लेंटिफ ने अपने धंधे को चालू करा था अगरबत्ती के। 1948 में इन्होंने अगरबत्ती बेचना चालू करी थी और उनके कुछ साल बाद ही इन्होंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा लिया था। फिर उसके बाद डिफेंडेंट मार्केट के अंदर आता है 1995 में, वो इस ट्रेडमार्क को यूज करना चालू करता है और मार्केट के अंदर माचिस बेचना चालू कर देता है। अब हुआ क्या, प्लेंटिफ को जैसे ही मालूम पड़ा, उसने तुरंत लीगल नोटिस भेजा, केस फाइल कर दिया, कोर्ट में पूरा मैटर गया। कोर्ट में पूरे मैटर के बाद चर्चा हुई। डिफेंडेंट का कहना था कि भैया हमारे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, प्लेंटिफ बहुत टाइम बाद आया है हमारे काम को फेमस होने के बाद, और जब उसका ट्रेडमार्क खुद भी फेमस हुआ तब वो जाके आया कि हाँ मेरा ट्रेडमार्क का फेमस हो चुका है, इनका ब्रांड नेम बढ़ रहा है, अब मैं इन पे केस फाइल कर देता हूँ। एक तो डिफेंडेंट का कहना था कि बहुत डिले था केस फाइल करने में। फिर उसके बाद प्लेंटिफ का ये भी कहना था कि भैया इन्होंने हमारा पूरा ब्रांड नेम कॉपी करा है। जबकि डिफेंडेंट कहना था साइकिल एक बहुत कॉमन चीज़ है, साइकिल मतलब साइकिल, इतने टाइम से लोग साइकिलिंग करते आ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत का है। और उनका काम अगरबत्ती का है, हमारा काम मैच बॉक्स बनाने का है, कहीं मिलता जुलता काम ही नहीं है। कोर्ट ने पूरे मैटर को देखा, समझा, और देखो कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या थी, डिसीजन क्या निकल कर आया, मैं आपको बताता हूँ। कोर्ट ने कहा कि जो अगरबत्ती और माचिस है ना, दोनों अलाइड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एक साथ यूज करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। बिना अगरबत्ती के माचिस का कोई काम नहीं है और बिना माचिस के अगरबत्ती का कोई काम नहीं है। हाँ वो बात अलग है, माचिस से हम दूसरे काम और भी कर सकते हैं, वो आप सब स्टूडेंट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जानते होंगे। बट कोर्ट ने इस चीज को समझा कि देखो दोनों प्रोडक्ट साथ में यूज होने वाले हैं, तो डेफिनेटली कस्टमर का कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि यार ये कंपनी अगरबत्ती बना रही थी, हो सकता है मैच बॉक्स इसी ने बना दिया हो, तो हम इसको बाय कर लेते हैं, उससे अनफेयर एडवांटेज डिफेंडेंट को मिल जाएगा। फिर उसके बाद कोर्ट ने ये भी देखा कि प्लेंटिफ मोर देन 50 ईयर से बिजनेस ऑपरेट कर रहा है देन डिफेंडेंट, क्योंकि प्लेंटिफ 1948 में आया था और डिफेंडेंट 1995 में आ चुका था मार्केट के अंदर। तो कोर्ट ने इस चीज को भी देखा कि प्लेंटिफ का मार्क 50 ईयर्स ज्यादा पुराना है डिफेंडेंट से, और प्लेंटिफ ने भी काफी अच्छी मार्केटिंग करी है, मार्केट के अंदर ग्रोथ करी, अपने ब्रांड नेम को स्टैब्लिश करा है, वेल नोन बनाने के लिए काफी अच्छे से इन्होंने पैसा खर्च करा है। और जो लास्ट वाला पॉइंट था प्लेंटिफ का, वो ये था कि जो हमारी तरफ से डिले हुई है ना, वो डिले इस रीजन से हुई है कि हमें पता नहीं था कि डिफेंडेंट इस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर यूज कर रहा है। देखिए अगर हमें पता होता 1995 में यूज कर रहा तो तब हम केस फाइल करते। जब हमें मालूम पड़ा कि आज ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बिक रहा है, इनलीगल सेल हो रही है इसकी, तभी तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो जैसे ही मालूम पड़ा हमने एक्शन ले लिया, तो वहां पे कोर्ट के जो डिले वाला पॉइंट था उसको उससे बच गई है प्लेंटिफ। नहीं तो जनरली क्या होता है, अगर मार्केट के अंदर कोई चीज चल रही है और मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग हो रही है, आप लोग केस फाइल नहीं करते हो, तो 3 साल का लिमिटेशन का टाइम होता है कि भैया मुझे मालूम पड़ चुका था बट 3 साल 4 साल तक मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ। बट प्लेंटिफ ने पॉइंट क्या रखा कि मेरे को पता ही नहीं था, जब मेरे को मालूम पड़ा तब मैंने एक्शन लिया, तो कॉज ऑफ एक्शन वहां से बना। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि डेफिनेटली प्लेंटिफ का इसमें नुकसान हो रहा है, जो डिफेंडेंट है उसको अनड्यू एडवांटेज मिल रही है इस केस के अंदर। और जो फैसला था ना, ऑर्डर था, प्लेंटिफ के पक्ष में आया और डिफेंडेंट को कहा गया कि अपने सारे गुड्स को डिस्ट्रॉय करो या प्लेंटिफ को हैंड ओवर कर दो। सो फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट के अंदर ये सोचते हो ना जो कैटेगरी लीडर है उसके ट्रेडमार्क को कॉपी कर लोगे उसी क्लास के अंदर, तो लेटर ऑन फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकती है, वो नहीं करना है। और देखो आसपास की जो क्लासेस होते हैं अलाइड क्लासेस, उन पे भी मत जाना, उससे क्या होता है वहां भी आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे कोई क्लास 29 में अब क्लास 31 का आप यूज करना चालू कर दो, तो वहां वो फ्यूचर में बोलेगा कहीं ना सर देखो मिलता जुलता काम है, कस्टमर कंफ्यूज होगा, तो वहां पे फिर आपको रिजेक्शन मिल जाएगी। इसीलिए अच्छे से ब्रांड नेम को सर्च करो, ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट का बनवाओ, पूरे ट्रेडमार्क्स को मार्केट में देखो, उसके बाद जाके अपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करो। विदाउट इट आपको दिक्कत हो सकती है, तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी डाउट है ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उनका आपको आंसर करूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए मेरे लिए, और मेरी वेबसाइट भी है जहां पे कंटिन्यूसली मैं IPRs के बारे में, ट्रेडमार्क्स के बारे में, कॉपीराइट्स के बारे में, पेटेंट्स के बारे में शेयर करता हूँ, sonyvision.in। आप इस वेबसाइट को जाके विजिट कर सकते हो, ब्लॉग सेक्शन में आपको सारे आर्टिकल्स दिख जाएंगे, जहाँ पे डिटेल में मैं काफ़ी आर्टिकल शेयर करता हूँ कि ऑनलाइन कैसे चीज़ें चलती हैं, ट्रेडमार्क कैसे चलते हैं, क्या क्या चीज़ों का लीगल प्रोविजंस का हमें ध्यान रखना होता है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।